तो दोस्तों अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपकी डिमांड पे ला चुके हैं हम इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर, जैसे कि आपने डिमांड करी थी एक बच्चे ने कि भैया आप सैम्पल पेपर जल्दी से बना दीजिए वीडियो एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों हाजिर है आपके सामने वीडियो, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करके। तो दोस्तों पहले इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं। आपके 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो जो टाइम मिलेगा आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं आपको। देर आर टोटल 60 क्वेश्चन। वाह, 60 क्वेश्चन से कितने कर रहे हैं दोस्तों, आपको 50 ही अटैम्प्ट करने। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो पेपर है आपका दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें भी आपको 24 और 12 क्वेश्चन है और उसमें 10 अटैम्प्ट करना है। इस टाइप से आपका ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन ए की तरफ करने जा रहे हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन, यानी इनमें से मीन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दोस्तों इसका आंसर पता करने के लिए आपको सिंपली आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शंस पढ़ने हैं और सबसे पहले एक एक करके देखना है कि क्या हो ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, मीन के अंदर बहुत से स्कोर्स होते हैं तो ये इफेक्ट करता है, तो ये ट्रू है, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द बेस्ट यूज विद ऑर्डिनल डाटा। ये दोस्तों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो मीन होता है ऑर्डिनल डाटा के साथ यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो भी दोस्तों अभी तक आप चैनल में नए हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अकाउंट्स और बिजनेस का सैम्पल पेपर डाल दिया, तो लिंक इसके बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डाटा कलेक्ट किया है वो किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों आइदर सैम्पल डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये सैम्पल डाटा के अंदर भी हो सकता है और सेकेंडरी डाटा के अंदर भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राइमरी तो होता नहीं है, सैम्पल डाटा और सेकेंडरी डाटा यानी दोनों ही हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। से टिक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड सफ़र फ्रॉम, किससे सफ़र करता है, ऑल ऑफ दीज, पर्सनल बाइस, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सेसिव एक्सपेंस है, क्या इसमें ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। तो दोस्तों ये सारे ही क्या आते हैं, इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं बेसिकली इन्वेस्टिगेशन मेथड में, तो ये पर्सनल बाइज होता है। समटाइम जो पर्सन होता है वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में, अगर मान लो उससे वो लड़ाई चल रही है, तो इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है। और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि बहुत इजी नहीं होता, और इसमें आपका एक्सपेंस भी लगता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए टिक कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे जा रहे हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो चालू रखेंगे और एंड तक हम करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश इज द वैल्यू यू कैलकुलेट व्हेन यू वांट द अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज के लिए इनमें से कौन सी चीज़ कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अर्थमेटिक एवरेज, तो बेसिकली वो कहाँ से आता है, मीन से आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप टिक कर लें दोस्तों ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही बात है, जो मीन मोड मीडियन निकालते हो किस लिए निकालते हो, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर कह रहा है इट हेल्प इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी आप डाटा मिलता है उससे क्या बनाते हो, आप ग्राफ बना रहे होते हो, जिससे क्या होता है, आप सिक्योरिटी जो मार्केट्स होते हैं बेसिकली उनका स्ट्रक्चर अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट है, इट्स हेल्प इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये भी ट्रू है दोस्तों एकदम। लास्ट क्या कह रहे हैं, स्टैटिक्स इज यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये दोस्तों क्या है, गलत है, स्टैटिक्स का यूज़ कहीं यहाँ पर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो डी ऑप्शन टिक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों।
इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड वी मूव, जो अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है डिमांड का, तो वी मूव कहाँ की तरफ जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों हम फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑन दी सेम डिमांड कर, यानी उसी लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जाते हैं सेम डिमांड कर पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आपको आंसर पता था किसी भी क्वेश्चंस का या पता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपका भी आंसर हम चेक कर सकें। ठीक है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल वेयर। जो इनडायरेक्ट जो ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है वो कहाँ पर सुटेबल है? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर हैं। कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, द इंसिडेंट कंसर्न इज नॉट एक्सेसिबल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चारों के चारों केस में क्या हो सकता है, यानी तीनों के केस में क्या होता है, ये सुटेबल हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड आपको दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वाइल कंप्यूटिंग मीडियन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज के जब आप क्या निकालते हो, मीडियन का फॉर्मूला लेते हो या एम वाला, तो इन द गिवन फॉर्मूला L1 जो होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, L1, तो बेसिकली L1 दोस्तों लोअर लिमिट ऑफ मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे आप टेक कर लें दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए 8 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन बिलो, इफ देर आर 500 स्टूडेंट, हाउ मैनी आर पोट्री क्लासेस ओनली, यानी जो पोट्रीज की क्लासेस होती हैं, यानी पोट बनाने के जो पोट्स होते हैं सारे, उसमें कितने हैं, उसमें आपको परसेंटेज दे रखी है, तो आपको दे रखा होगा। इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं मेरे को अगर कमेंट करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए, अगर आप सोच रहे हैं 150, तो आप दोस्तों 100% गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, इसका सही है। 125% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, पोट्री क्लासेस में जा रहे हैं, इसे आप टिक कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, आ डिमांड फंक्शन शोज। जो डिमांड फंक्शन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बच्चा गलत करके आ जाता है। जो डिमांड फंक्शन है बेसिकली क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। जो होते हैं मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो क्वांटिटी और उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है, उसी को क्या करता है, डिमांड फंक्शन शो कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसे आप टिक कर लें। ये दोस्तों अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में। अगर अभी तक दोस्तों चैनल में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूं। और जो भी आपको किसी भी स्पेसिफिक सैम्पल पेपर या कोई भी एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको तुरंत आप जल्दी से जल्दी मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूँगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अनऑर्डर्ड सीरीज द डाटा आर। जो ऑर्डर्ड सीरीज होती है वो किस फॉर्म में होता है उसका डाटा, तो आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों की फॉर्म में हो सकता है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, से आप टिक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डिक्लाइंस डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। जो डिक्लाइंस होता है वो कितने में डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है जब भी ऐसा केस होता है। तो इसे आप टिक कर लें, 10th ऑप्शन 12 का डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में हाजिर है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज, तो उनमें से कौन सा, इसका बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, क्या होगा, मोड होगा, क्योंकि मोड के अंदर क्या होती है, वैल्यू रिपीट हो रही होती है किसी भी डाटा की। जो ऑब्जर्वेशंस होती है आपको गिवन होती है, जब आप मेन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो भी डाटा यानी जो एक नंबर रिपीट हो रहा होता है वही मेरा मोड होता है। तो बेसिकली वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम। जो अन इंक्रीज होगा डिमांड कर में तो वो क्या फॉर्म करके देगा, तो दोस्तों अब वो आपको अन इंक्रीज इन इनकम फॉर्म करके देगा, यानी एक इंक्रीज हो रहा होगा इनकम में। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपकी इनकम भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी दोस्तों। तो ऑप्शन बी आप क्या कर लें, टिक कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 15। ठीक है दोस्तों,
फॉलोइंग आर दी पार्शियल वैल्यूज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी छोड़ के है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, अगर आप दोस्तों ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो दोस्तों आप गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज नोन एज, जो एवरेज वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मीन। मीन इज दी ऑल्सो कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एनी गिवन वेरिएबल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ईजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व। जो आपका आईसी कर्व होता है उसके अंदर कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं। तो दोस्तों कौन सी करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इनमें से। तो MRXY अपॉन में PXY, यानी ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों इसे टिक कर लेते हैं, ऑप्शन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। से आप टिक कर लें ऑप्शन डी को, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। इनमें से डिटर्मिनेंट यानी डिमांड का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप अपना आंसर। फील फ्री करके आप आराम से कोई भी बिना टेंशन के कमेंट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आपको, क्वालिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी जो भी होती है वो क्या होगी आपकी, इसका पार्ट नहीं होता। जो क्वालिटी, आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो हम सोचते हैं, बट क्वालिटी सप्लाइड फॉर कमोडिटी यानी सप्लाई की बात हो रही है, यानी ये डिमांड तो है ही नहीं, यहाँ सप्लाई कर की बात हो रही है, तो सप्लाई का तो हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द नॉट पार्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज, जो अपर लिमिट होती है एनी क्लासेस की वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कर लें आप, टिक कर लें दोस्तों। 20 क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं। द विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज कभी कभार आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादातर इफेक्ट होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है, तो दोस्तों कौन सी होती है, अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होता है जब भी आपको एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे आप टिक कर लें दोस्तों। और ये दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, अभी तक आप चैनल में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। ऐसी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट डज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। यानी इसका इन सिंपल टर्म्स बताऊं तो ये कहने का मतलब है इसका कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब क्या होती है, यूटिलिटी जो आपकी होती है वो गिरना स्टार्ट करती है। तो दोस्तों व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब आपकी MU नेगेटिव हो जाती है तब क्या होती है, यूटिलिटी गिरना स्टार्ट कर देती है, यानी TU जो आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है व्हेन MU इज नेगेटिव, ठीक है। इसे आप टिक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मीडियन इज अ डैश एवरेज। जो मीडियन है किसका एवरेज होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हाजिर है दोस्तों, तो कौन सा लॉक कर दिया जाए ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसमें लॉक कर दिया जाए पोजिशनल एवरेज होता है। क्या होता है दोस्तों, पोजिशनल एवरेज। इसे आप टिक कर लें 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टेबुलेशन। जो टेबुलेशन होता है यानी टेबल बनाने को टेबुलेशन कहा जाता है, इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपका फैसिलिटी कंपैरिजन बिटवीन रो एंड नॉट कॉलम, ये क्या है, रॉन्ग आंसर है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसे आप टिक कर लें दोस्तों। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर कंप्यूटिंग मीडियन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम गिवन इन दिस सीरीज शुड बी अरेंज इन, किसमें अरेंज करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ना तो असेंडिंग में आइदर सेंडिंग और नॉर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग में हो सकती है या तो डिसेंडिंग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप टिक कर लें दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में मूव करने जा रहे हैं। असर्शन और रीजनिंग का पार्ट है, इसको बहुत केयरफुली करने जाएंगे। इसमें सेक्शन B स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक सेक्शन A कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।
शुक्रिया बहुत बहुत अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं दोस्तों। असर्शन और रीजनिंग में दाग देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिक्स ऑफ कंजम्पशन आर यूजुअली एंड हेल्पफुल in providing taxable liability of individuals and their standards of living. It is true or not? Then individuals discover how different groups spend their income from static relating to the consumption. तो हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है और चेक करना है the both statements are true or not. First, the statistics of consumption are usually and helpful in providing taxable liability of individual. The first statement basically क्या है, ज़रूरी है, यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। बट अगर हम सेकंड देखें, ये भी दोस्तों क्या है, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो सी तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं। इसमें बी क्या कह रहा है, इनमें दोनों ही ट्रू है। बट क्या पहला कह रहा है सी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या आर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं दोस्तों, क्योंकि आर क्या है, कुछ अलग ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो डिफरेंट ग्रुप्स की इनकम के बारे में बता कर रहा है, जो कि हम क्या करते हैं, शो करते हैं अपने स्टैटिक्स में। तो बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर दी ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस टाइप से आपको रीजनिंग और असर्शन का जो भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। 26 क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वार्टाइल्स आर दी मेजर विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल 5 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो क्वार्टरली होता है, जो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर क्वार्टरली बात करें तो 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है और इसका दोस्तों आप मेरे को कमेंट में आंसर बताएं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 27। ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता था तो दोस्तों मैं आप ज़रूर आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 28, डैश इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या है दोस्तों सिस्टमैटिक नॉलेज? है तो दोस्तों साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है, नॉलेज होती है, ऐसे सिस्टमैटिक बॉडी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन दे देगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको 29 assertion और रीजनिंग है सेम। आ मैग्नीट्यूड स्प्रेड बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज इन द क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल इज द विड्थ ऑफ द क्लास विच कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर ऑफ द क्लास। चेक करना है। बोथ स्टेटमेंट तो क्या है दोस्तों, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेम टू सेम जैसे ऊपर बताया था, सेम इसका भी आंसर क्या है, बी है। इसे आप पढ़ लेंगे और कर लेंगे। डाउट होता है तो कोई भी आप क्वेरी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। द प्राइस ऑफ मोमोज इंक्रीज बाय 25% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 30%। दैट इंडिकेट द डिमांड फॉर मोमोज इज। तो दोस्तों डिमांड ऑफ जो है उसकी क्या है, इलास्टिक कही जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या कही जाएगी, इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिक कर ले। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इज। जो इनमें से कौन सी होगी अच्छी, सबसे बेस्ट? तो दोस्तों टेबुलेशन। टेबुलेशन के अंदर अच्छे से आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक्यूरेटली कर सकते हो। विच डायग्राम इज यूज फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। तो दोस्तों कौन सा यूज़ किया जाता है, तो हमेशा हिस्टोग्राम यूज़ किया जाता है अप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे आप टेक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी आपको दोस्तों होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आप होमवर्क में करके मेरे को बताना है याद से। ठीक है दोस्तों, एक और ऊपर भी होमवर्क था, इसका भी एक क्वेश्चन होमवर्क है। ज़रूर कमेंट करके बताएं जो जो बच्चा देख रहा है। ठीक है, अगर नहीं देखोगे बताओगे कमेंट करके, भगवान आपको देख रहा है, भगवान आपको सजा देगा दोस्तों। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अगर विच फर्स्ट मूव अपवर्ड देन डाउनवर्ड इज। क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताएं मेरे को कमेंट करके। तो दोस्तों वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी कर। सबसे पहले अपवर्ड होता है देन डाउनवर्ड, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इन डैश इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्फ वेयर इज इन डैश इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय इन्फॉर्मेंट्स इन रिकॉर्डेड बाय द एनम्यूटर्स। जो एनम्यूटर्स होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्या होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं सी है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चनरी और शेड्यूल।
क्या होगा इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे आप टिक कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36, एरी गिव सम ऑर्डर टू डाटा बाय प्लेसिंग दी both highest magnitude first followed by the other magnitude and in the descending order and lower का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऐसे ही देख के ही आंसर बता दोगे। नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर लेते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सी होगा। अब वो कैसे होगा वो आप कमेंट करके मेरे को इसका रीज़न आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 37 का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरे को। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं दोस्तों। 38 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है, स्टैटिकल्स डाटा आर यूज फॉर नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जो सारा ही क्या होता है इसी के अंदर आ जाता है। तो टेक्निकल डाटा क्या सारा ही करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो टिक कर लें। नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस बार और हम कराएंगे इस बार आपको। इफ वी हैव फॉर्मुलेटेड थ्योरीज और सेट ऑफ प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है भाई, सही बात है। वी हैव देन क्या कह रहा है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, कंज्यूमर चॉइस ऑन एलोकेशन ऑफ हिज इनकम टू डिफरेंस यूजेस आर प्रिंसिपल इशू वी स्टडी टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो दोस्तों बोथ स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट जो आर बता रहा है वो अलग ही कंसेप्ट बता रहा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ए। तो देन बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी इसे आप टिक कर लें दोस्तों। 15 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बजट लाइन कैन शिफ्ट टू द राइट व्हेन द कंज्यूमर इज अवेल टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है, व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज द कंज्यूमर विल अबेल टू बाय मोर बंडल ऑफ गुड्स। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और बात किसी कर रही है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, यानी जो बजट लाइन की बात कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 41, assertion our destination is best on demand jewelry etc by society because of their being costly. If their prices fall, they will no longer be considered as article of destination and so their demand will be increased. Both statement are the true and but R is not the correct explanation of it because ऐसा नहीं होता जैसे स्टेटमेंट में बोला गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप टिक कर लें। 42 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एरर विच अकर ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज एन एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इसे आप टिक कर लें। नॉन सैम्पलिंग एरर का एक पार्ट होता है दोस्तों, तो इसे आप टिक कर लेंगे। 43 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज said that per capita in India is 18,000 per annum, it does not mean that income of each and every Indian is per। ठीक है, विच ऑफ द ड्रॉबैक स्टेटमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस एग्जाम्पल। तो इनमें से कौन सा हाईलाइट किया गया ड्रॉबैक किसका है, स्टैटिक्स का। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज बेसिस। जो 18,000 पर एनम है वो एवरेज की बात कर रहा है, पर कैपिटा इनकम। बट जो हम अगर वैसे प्रॉपरली देखें पर पर्सन तो वो 18 नहीं होगी, बट जो एज अ एवरेज देखें तब क्या होगी 18,000 होगी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ अ सैम्पल इन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंक ऑर्डर। 44 का होगा मीडियन। टिक कर लें दोस्तों। द मीडियन ऑफ अ सैम्पल इज द मिडल वैल्यू होती है जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंक ऑर्डर में क्या किया जाता है, बेसिकली उसको एडजस्ट किया जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर क्या होती हैं। तो दोस्तों मिड वैल्यू जो भी होती है वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू, यानी अपर और लोअर को प्लस करके डिवाइड कर देते हो दोस्तों, वही होती है आपकी मिड वैल्यू। जैसे आप टिक कर लेंगे बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी तक बस हमारे कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है इसका
सैम्पल पेपर असर्शन क्या कह रहा है, मैं ए में दे रखा है, डिमांड इज द इनइलास्टिक इन अ शॉर्ट पीरियड बट इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है उसके बाद, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन लॉन्ग रन अ कंज्यूमर कैन चेंज इट्स कंजम्पशन हैबिट मोर कन्वीनियंसली इन दिस शॉर्ट पीरियड। ये भी बात तो वही हुई, जब चेंज करेगा अपनी कंजम्पशन को यानी उसकी डिमांड भी चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी तो उसकी इलास्टिक भी क्या होगी, चेंज होगी। तो दोनों क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों एक दूसरे की बात करते, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिक कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सपोज द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस है मोनोटोनिक है, व्हाट कैन यू से अबाउट हिज प्रेफरेंस रैंकिंग ओवर द बंडल। तो ही विल प्रेफर, कौन सा बंडल वो चूज करेगा, तो ही विल ऑलवेज प्रेफर 10 and 9 वेयर ही गेट 10 ऑफ गुड्स 1 and 9 ऑफ गुड्स बी। उसकी 10 और 9 यानी दोनों में क्या करा, अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी रिसीव करा अगर उसका मोनोटोनिक प्रेफरेंस का है पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 30% राइज इन प्राइस में ड्यू टू रिडक्शन इन सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस एक्सेट्रा, दिस शोज विच कैरेक्टर्स ऑफ स्टैटिक्स। तो ये क्या शो करता है, तो दोस्तों ये बेसिकली आपका अफेक्टेड बाय मल्टीपल केसेस कॉसेस को इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी तक दोस्तों सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर दिया है, सेक्शन सी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट पैराग्राफ गिवन है, इसको आप सबसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहा है इनके जो आंसर है मैं आपको क्या कर दूंगा दोस्तों, कमेंट में आपको मैं सबके आंसर इनके बायो में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही इनके आंसर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं बाकी। ठीक है दोस्तों, ऐसी अगर दोस्तों वीडियो में बनी हुई है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए जो भी आप डिमांड करेंगे। अगर और भी किसी का सैम्पल पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू भी बना दिए मैंने, वो आपको लिंक इसके बारे में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को दिए अलविदा, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जो आप मांगेंगे डिमांड करेंगे। तब तक के लिए बाय।